कल्पना की शादी राघव के साथ तय हो गई थी। कल्पना के माँ और पापा दोनों ही इस रिश्ते से बहुत खुश थे। जब कल्पना और राघव की सगाई का दिन आया तो राघव की माँ और पापा ने कल्पना के माँ और पापा से कुछ बात करने की इच्छा जाहिर की। भाई साहब, आपकी बेटी दिखने में बहुत सुंदर है और हमारे बेटी को बहुत पसंद है। सही कहती हैं आप भाभी जी। हमें भी राघव जैसा दामाद मिला है। हम भी इस बात से बहुत खुश हैं। इतनी अच्छी नौकरी है हमारे दामाद जी की। वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल के ज़माने में भला इतनी अच्छी नौकरी वाला और हमारे बेटे जैसा दामाद मिलता कहाँ है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बड़ी खुशकिस्मत वाली है हमारी बेटी और हम भी। अब जब आपको इतना अच्छा दामाद मिला है तो आपको भी उसका ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अपने दामाद को बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार करने से क्या होता है भाई साहब? ख्याल रखने से मेरा मतलब है अपने दामाद को तोहफे देना, उसके बिजनेस को सेट करने में मदद करना। लेकिन दामाद जी तो नौकरी करते हैं ना। हाँ, करता तो है, लेकिन नौकरी का क्या भरोसा। आने वाले वक्त में इसको अगर बिजनेस सेट करने का मन हुआ तो उसके लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। हाँ, बात तो आपकी सही है भाई साहब। बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। देखिए, अब हमें घुमा फिरा कर बात करनी तो आती नहीं। हम ये चाहते थे कि आप अपनी बेटी के दहेज में कम से कम 20 लाख तो दे ही दे। वो भी आपकी बेटी के ही तो हुए ना। बच्चों को आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपकी बेटी का ही तो है। 20 लाख का दहेज? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है बहन जी। अरे, आजकल के जमाने में 20 लाख कौन से ज्यादा होते हैं? लोग तो 50-50 लाख का दहेज देते हैं। अब देखिए, इतनी से मांग तो हमारी रहेंगी ना। कुछ दिनों के बाद किसी भी तरह इंतजाम करके कल्पना की माँ और पापा 20 लाख का दहेज देकर कल्पना की शादी राघव के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद राघव, मुझे अपनी सहेली के यहाँ मिलने जाना था। तो ठीक है, चली जाओ कल्पना। क्या प्रॉब्लम है? अरे, प्रॉब्लम ये है कि आपके ऑफिस जाने के बाद मैं अपनी सहेली के घर कैसे जाऊंगी? ऑटो करके या टैक्सी करके? ऑटो या टैक्सी? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी। आप अपनी गाड़ी और ड्राइवर दोनों छोड़ कर जाइएगा। अरे लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। अरे बहू, जब वो कह रहा है कि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है तो क्यों जिद कर रही हो? चली जाओ ऑटो से। अरे मम्मी जी, 20 लाख दहेज ऑटो से जाने के लिए थोड़ी ना लेकर आई थी। कल्पना, समझने की कोशिश करो। मेरी ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो आप भी तो समझने की कोशिश करिए ना। इतनी गर्मी में मैं ऑटो या टैक्सी में नहीं जा सकती, मुझे अपनी गाड़ी से ही जाना है। जाओ राघव बेटा, बहू को उसकी सहेली के घर छोड़ाओ। और हाँ, लौटते में लेकर भी आना है। कल्पना और राघव के जाने के बाद बहुत नक चढ़ी है, हर बात पर दहेज के पैसों का ताना मारती रहती है। सही कहती हो, कितनी जिद्दी लड़की है। राघव का ऑफिस छुड़वा कर गाड़ी में बैठकर सहेली से मिलने गई है। कल्पना बात बात पर अपने सास ससुर को 20 लाख का दहेज लाने वाली बात कहती और उनकी कोई बात नहीं सुनती। कुछ दिनों के बाद अरे कल्पना, वो मौसी और मौसा जी हमारे घर आने वाले हैं। 1 सप्ताह यहीं रुकेंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम मम्मी जी से कह दो कि वो घर में किसी कुक का इंतजाम कर दे। अरे बेटा, लेकिन 7 दिन के लिए रिश्तेदार आ रहे हैं, इसमें कूक लगाने की क्या जरूरत है? ज़रूरत क्यों नहीं है मम्मी जी, इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? आप तो इतना नहीं बना पाएंगी, वैसे भी आप कुछ करती नहीं।
अरे कल्पना, तुम हो ना इस घर की बहू, क्या तुम मौसी और मौसा जी के लिए खाना नहीं बना सकती? हाँ, मैं हूँ ही इस घर की बहू। दहेज में इतने सारे पैसे लेकर आई हूँ। मेरा काम रिश्तेदारों के लिए खाना बनाना थोड़ी ना है। आपको क्या लगता है, एक तो शादी में अपने माँ बाप से इतने पैसे लेकर आओ, ऊपर से यहाँ आकर नौकरानी की तरह काम करो। ना जी ना, मैं ये सब नहीं करूँगी। अगले दिन मौसी और मौसा जी राघव के घर आते हैं। कल्पना की सास सारा दिन काम करती है। ये देखकर मौसी जी को थोड़ा अजीब लगता है। अरे क्या बात है, अब तो घर में बहू आ गई है। वो तो सारा दिन कमरे में एसी चलाकर सोती रहती है और तुम काम करती रहती हो। हमें तो लगा था कि राघव की पत्नी के आने के बाद तुम्हें थोड़ा आराम हो गया होगा। कैसा आराम मौसी जी, मौसा जी, पूछिए मत। जब से ये आई है तब से मेरा तो काम बढ़ गया है। लगता है ये बहू नहीं, मैं बहू हूँ। अरे लेकिन बहू ऐसा करती क्यों है? तुमने इससे कुछ कह दिया है क्या? राघव के पापा कुछ नहीं बोलते? अरे जब देखो तब शादी में लाए पैसों की धौंस दिखाती रहती है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है अच्छा खासा मोटा दहेज मांगा है तुमने बहू के घर वालों से। अब इसमें दहेज की क्या बात है, 20 लाख ही तो मांगे थे। और हम कौन सा उन पैसों को खा जाएंगे, बैंक में पड़े हुए हैं, बच्चों के ही तो काम आएंगे। अरे लेकिन दहेज तो दहेज होता है ना। क्या जरूरत थी उनके मायके वालों के आगे मुंह फाड़ने की? अब तो वो सुनाएगी ही ना तुम्हें। ये तो तुम्हें पैसे मांगते वक्त सोचना चाहिए था। क्या फायदा निकला, बहू के आने के बाद भी नौकरानी की तरह रहना पड़ रहा है। ठीक उसी वक्त कल्पना वहां पर आती है और ये सारी बातें सुन लेती है। मौसी जी, मौसा जी और मम्मी पापा जी, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरे व्यवहार की वजह से बहुत दुख पहुंचा है। रिश्तेदारों के सामने अच्छा बनने का दिखावा मत करो बहू, सब तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। मुझे पता है मम्मी जी, इतने महीनों से मैं जो करती आई हूँ वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करने आई हो? अपनी सास से काम करवाती हो, बात बात पर अपने दहेज के पैसों की अकड़ दिखाती हो। और क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी जी, पापा जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद आपको सच्चाई नहीं पता। कौन से सच्चाई की बात कर रही हो? तुम्हें लग रहा है कि मेरे माँ बाप ने खुश होकर इतना दहेज दिया था, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। आप जानते भी हैं, मुझे 20 लाख दहेज देने के चक्कर में आज मेरे माँ बाप को अपना घर तक बेचना पड़ गया। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कब हुआ? मम्मी पापा ने कर्ज लेकर मेरा दहेज दिया था और वो नहीं चुका पाए, इसलिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वही तो, मेरे माँ बाप एक छोटे से कमरे में गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं और बस इसी बात का गुस्सा मेरे अंदर भर गया था। हमने वाकई में बहुत गलत किया। मौसी जी कह रही थी कि किसी से भी दहेज लेना अच्छी बात नहीं होती, और तुम्हारी बहू तो फिर भी बहुत समझदार है। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस समझाना चाहती थी कि मेरे दहेज के चक्कर में मेरे माँ बाप की पूरी जिंदगी खराब हो गई। हम सबको माफ कर दो कल्पना। मैं आज ही ये पैसे तुम्हारे मम्मी पापा को वापस देकर उन्हें उनका घर दिलवा दूंगा और आगे से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, राघव सही कह रहा है। आज के बाद इस घर में कभी दहेज की बात नहीं होगी। सौम्या चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। सौम्या की परेशानी को उसके घर में कोई नहीं समझता था। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सौम्या को हर वक्त अपनी सास के ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि सौम्या ने अपने पति अनिल के साथ लव मैरिज की थी और इसी वजह से सौम्या की सास उसे पसंद नहीं करती थी। सौम्या कुछ भी काम करती, उसकी सास उसमें मीन मेख निकालकर हमेशा उसे उल्टा सीधा सुनाती, लेकिन सौम्या चुपचाप सब कुछ सुनती रहती।
उसने कभी अपनी सास की किसी बात का पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ सौम्या? इस तरह रोने से क्या होगा? मैं क्या करूं अनिल, तुम्हारी मम्मी जब देखो तब कुछ न कुछ कहती ही रहती हैं। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमसे लव मैरिज ही तो की है। मैं जानता हूँ सौम्या, मम्मी तुम्हारे साथ गलत करती है। देखो, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। कह दूंगा उनसे कि वो तुमसे इस तरह से बात ना करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपकी और मम्मी के रिश्ते में दरार आ जाएगी, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अगले दिन, सौम्या जरा इधर आना। ये देखो, फ्रिज में सब्जी 2 दिन से खराब हो रही है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है बहू? सॉरी मम्मी जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। सारी मम्मी जी। कहने से क्या होगा? अरे मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम्हें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। अपने मायके से लाई हो क्या पैसे? अरे वो देता है पैसे सब्जी लाने के, आए दिन पैसे बिगाड़ती रहती है उसके। सौम्या चुपचाप सफाई करके वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी, वो सौम्या को अपने मायके जाना था, 2 दिन के लिए उसकी मम्मी ने बुलाया है। हाँ हाँ तो जाए ना, किसने मना किया है? मैं कभी कुछ कहती हूँ क्या? ऐसे भी इसकी अपनी मर्जी चलती है हर वक्त। मम्मी जी, क्या मैं अपनी माँ के घर जा सकती हूँ? मेरा मतलब, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अब जब अनिल ने पूछ ही लिया है, मैंने उसे परमिशन दे दी है, तो तुम इतना भला बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? अरे जाओ जाओ जाओ। सौम्या 2 दिन के बाद अपने मायके से वापस आती है। मम्मी जी, ये मेरी माँ ने मिठाई भिजवाई है आप लोगों के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। और मम्मी जी, आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ, माँ ने दी है, कहा था आपको बहुत पसंद आएगी। बहू, तुम्हारे यहाँ ससुराल वालों के लिए ऐसी मिठाई भिजवाते हैं क्या? तुम्हारी माँ को इतनी भी अकल नहीं? अरे कुछ ढंग का रख देती, ड्राई फ्रूट रख देती, और इस तरह की साड़ी मैं बिल्कुल नहीं पहनती। इसको कहीं लेने देने में काम में ले लूंगी। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद, आजकल तो कितना भी काम कर लो, ऑफिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या हुआ अनिल बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बताऊं मम्मी, इस साल भी इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ, सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन तनख्वाह उतनी की उतनी ही है। अब वो क्या है ना बेटा, आजकल के जमाने में तो मियाँ बीवी दोनों ही कमाए तो अच्छा। अकेले तुम्हारे कमाने से घर थोड़ी ना चलेगा। बात तो आपकी सही है मम्मी, लेकिन सौम्या को वक्त ही कहाँ मिलता है। सारा दिन तो घर के काम में ही निकल जाता है। हाँ, जब इसके घर वाले शादी की बात करने आए थे तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हमारी बेटी इतनी पढ़ी है, उतनी पढ़ी है। अब क्या हुआ? क्यों सौम्या जी, कुछ बोलेंगी आप? मम्मी जी, अगर मैं भी जॉब करने चली जाऊंगी तो फिर घर का ख्याल कौन रखेगा? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे सारा दिन तुम मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। 2 पैसे कमाओ तो थोड़ा घर के खर्च में हाथ बटाने को मिले। मम्मी जी, लेकिन बच्चों का ख्याल रखने के लिए मुझे तो घर पर रहना ही पड़ेगा ना। अगर मैं भी नौकरी करने लगी तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे माँ बाप ने तो बड़ी बड़ी बातें बनाई थी, हमारी बेटी आपको इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, यह करेगी वो करेगी। क्या हुआ उन सब का? सौम्या चुपचाप अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर रह जाती है। सौम्या की सास उसे ताने मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। कुछ दिनों के बाद अनिल का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। माँ, अब मुझे और सौम्या को दूसरे शहर जाना पड़ेगा। कुछ दिन की बात है, मैं फिर से यहीं आ जाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी सौम्या कौन सा दिन रात मेरे पैर दबाती रहती है। कुछ दिनों के बाद अनिल और सौम्या दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं।
वहां जाने के बाद सौम्या की नौकरी लग जाती है। अब सौम्या भी अच्छे पैसे कमाने लगी थी। सौम्या और अनिल जब वापस अपने घर आते हैं। अरे अनिल बेटा, कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। अब तो बिस्तर से उठा भी नहीं जाता। मम्मी, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ना, सौम्या की भी जॉब लग गई है, कैसे काम चलेगा? सौम्या बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द है, जरा मेरा सर तो दबा दे। लेकिन मम्मी जी, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है और मुझे जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। आप कहे तो मैं आपके लिए कोई मेड लगवा देती हूँ। ठीक है, जाओ ऑफिस। अगले दिन मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, तो दोपहर का खाना आप खुद से बना लेना। एक्चुअली मैं तो शाम को भी देर से ही आऊँगी। हाँ ठीक है भाई, बना लूंगी। अब तुम नौकरी जो करती हो। कुछ दिनों के बाद सौम्या का भाई सौम्या के मायके में उससे मिलने आता है। आओ आओ बेटा, कैसे हो? तुम्हारी बहन तो नौकरी करने लगी है, इसलिए किसी की एक नहीं सुनती बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसे तो कोई बात नहीं हो सकती। हमारी सौम्या बहन तो बहुत समझदार है। ये मिठाई लाया था आपके लिए। अच्छा ठीक है, रख दो। मम्मी जी, ज़रा मिठाई ठीक से चेक कर लेना, आपकी पसंद की है या नहीं। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से आते वक्त खुद के पैसों से खरीद लूँगी। ऐसा क्यों कह रही हो सौम्या? वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं अपने मायके से कुछ लेकर आती थी, मम्मी जी को पसंद नहीं आता था। देखो अनिल, मैं अपने माँ बाप को भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि शादी के बाद उन्हें कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मैं पैसे कमाती हूँ, मम्मी जी को उनकी पसंद की मिठाई लाकर दे सकती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे माँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। आपने सौम्या को इतने सालों तक बहुत उल्टा सीधा सुनाया है। यहाँ तक कि मम्मी जी को तो मेरा किया हुआ कोई काम भी पसंद नहीं था, और इसलिए मैंने घर के सारे काम करना छोड़ दिया, ऑफिस जाकर जॉब करने लगी। आप यही तो चाहती थी ना कि मैं घर में कुछ पैसे कमा कर लेकर आऊं। मुझसे गलती हो गई बहू। जब तुम घर में रहती थी तो जब मर्जी आए मैं तुमसे अपना सर दबा लेती थी, अपना काम करवा लेती थी। लेकिन अब तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मम्मी जी, ऐसा ही होता है, वक्त वक्त की बात है। वैसे आपकी उल्टी सीधी बातों ने मेरी तो जिंदगी बना दी। अगर आप मुझे इतना उल्टा सीधा ना सुनाती ना, तो मैं कभी जॉब के बारे में सोचती भी नहीं, और आज इतनी सक्सेसफुल भी नहीं होती। सौम्या की सास को इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्होंने सौम्या के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। लेकिन अब ये वो भी समझ चुकी थी कि सौम्या पहले की तरह बेजुबान बहू नहीं रही। अब उसने जवाब देना और बोलना सीख लिया था। इस कहानी की हीरोइन गंगा है, जो अपनी समधन की मौत के बाद अपने समधी के अकेलेपन को समझते हुए समधी की दूसरी शादी करवाती है। लेकिन उसकी बहू इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। मुझे लगता है आपको शादी कर ही लेनी चाहिए। आपकी इस उम्र में ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। वैसे भी आपकी इकलौती बेटी थी, वो भी हम ले गए। अरे इस उम्र में शादी, लोग क्या सोचेंगे और कैसी कैसी बातें बनाएंगे कि जिस उम्र में इसे अपने पोते पोते को गोद में खिलाना चाहिए, उस उम्र में ये शादी कर रहा है। ऊपर से नव्या क्या सोचेगी मेरे बारे में कि माँ को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे नहीं लगता इस शादी से नव्या को कोई परेशानी होगी। उल्टा उसे खुशी मिलेगी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके पिता का कोई ख्याल रखने वाला है। क्यों नव्या, सच कहा ना? हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही हैं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। लीजिए, अब तो आपकी बेटी ने भी हाँ बोल दिया। रही लोगों की बात, तो लोग तो कभी किसी की खुशी देखकर खुश हो ही नहीं सकते। अगर आप लोग खुश रहेंगे तब भी वे बातें बनाएंगे,
और अगर आप दुखी भी रहेंगे तब भी बातें बनाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा समधी जी कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ ही दीजिए। समधी को सास की बात सही लगती है। वो भी सोच लेते हैं कि बची जिंदगी के लिए कोई हमसफर बना ही लेंगे। आप ठीक बोल रही हैं। जब मेरी प्यारी बिटिया नव्या और उसके ससुराल वालों को मेरी इस उम्र में दूसरी शादी से कोई दिक्कत नहीं तो परेशानी कुछ है ही नहीं। ऐसे ही सास समधी की दूसरी शादी करवाती है और फिर समधी के घर आ जाती है बहू की नई माँ। कुछ दिनों के बाद बहू अपने मायके अपने पापा और नई माँ से मिलने आती है। मेरा बच्चा कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आई है। इधर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। तेरे फेवरेट पास्ता खाएगी ना? पापा आप क्यों? वो कहाँ है? उनसे बोल दीजिए। आप मेरे ही पास बैठकर बातें कीजिए ना। उन्हें क्यों लेकर आए? कोई चैरिटी थोड़ी ना कर रहे हैं। इस उम्र में घर मिल गया, और क्या चाहिए? तभी नई माँ घर में आती है। बेटी की बात सुन रही होती है और सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो अच्छा, तुम्हारी नई माँ वो जरा किसी काम से बाहर गई हुई है, आती होगी। मैं तब तक तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाता हूँ। ठीक है पापा। लगता है नई माँ के पैर बाहर ही रहते हैं और आपको ही बनाकर खिलाना था तो क्या करे, छोड़िए। ये बोलकर वो घर में घूमने लगती है और चीजों को देखती है। इनको घर में आए हुए थोड़े दिन नहीं हुए और ये घूमने भी जाने लगी है, वो भी पापा को घर में अकेला छोड़कर। आने दो, एक बार इनकी खबर लेती हूँ। वैसे घर को तो बड़ा सजा कर संवार कर रखा है। चलो, ये तो खूबी है, कम से कम पापा को साफ कर का शौक भी है। इतने में नई माँ घर में आती है। अरे नव्या बेटा, तुमने पहले बताया होता तो मैं जल्दी घर आ जाती। तुम्हें नहीं पता मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। कैसी हो बेटी? बेटी? हाँ, वैसे अब तो मैं आपकी बेटी हो ही गई हूँ, ना चाहते हुए भी। खैर, आप गई कहाँ थी? शादी हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और आपने घूमने जाना भी शुरू कर दिया। पापा का ख्याल रखने के लिए शादी करवाई है आपकी, जानती है ना आप। नव्या, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कहीं घूमने नहीं बल्कि एक दोस्त से मिलने गई थी। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए वो क्या है ना, शादी के चलते उससे मिलना नहीं हो पाया तो आज चली गई। अच्छा, वो भी पापा को यूं घर पे अकेला छोड़कर? आपके लिए आपका ये परिवार ज्यादा जरूरी है या आपकी दोस्त? देखिए, ये ठीक नहीं है। इतने में पिता आ जाते हैं। अच्छा, तुम आ गए। आओ चलो तीनों मिलकर बैठ के खूब सारी बातें करते हैं। माँ कुछ नहीं कहती, चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही बहू जब भी अपने मायके आती, अपनी नई माँ से ऐसे ही बात करती। नई माँ बहू के इस बर्ताव से परेशान होकर उसकी सास को बताती है। देखिए, माना वो बेटी है, लेकिन मैंने भी शादी की है। वो बेटी कम, सास सा व्यवहार ज्यादा करती है। अब छोटी है तो कुछ कहना ठीक नहीं लगता। बाकी शादी का रिश्ता लेकर तो आप आई थी, इसलिए आपको बता रही हूँ। मैं शादी करके बहुत पछता रही हूँ। अरे परेशान ना हो, मैं बहू से बात करती हूँ। तभी थोड़ी ही देर में बहू ससुराल आ जाती है। बहू कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? अब माँ जी, मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी और माँ जी अभी तो 7 बज रहे हैं। अरे इतना लेट कोई घर आने का टाइम है? आज के बाद 6 बजे के बाद तुम घर आई तो तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी। सास बहू के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वो अपनी नई माँ के साथ कर रही होती है। न जाने माँ जी को क्या हो गया है। मैं कितनी खुश थी कि मायके जैसा ससुराल मिला है। सासू माँ इतनी अच्छी थी। फिर अगले रोज, बहू, मेरे बेटे को पौष्टिक खाना दिया कर। क्या ये पास्ता पिज्जा बनाती रहती है? इसलिए शादी नहीं करवाई थी मैंने अपने बेटे की। ठीक है माँ, मैं बना दिया करूंगी ऐसा खाना। लेकिन माँ जी, आपको हुआ क्या है?
पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया, तो ये अचानक से मुझसे कोई गलती हो गई है क्या माँ? क्यों? ऐसे नहीं बोल सकती? समझ ले, ये तेरी सास का हुक्म है। ऐसे ही सास बहू को अपने सास वाले तेवर दिखाकर कभी डांटती तो कभी ताने मारती, पर बहू बेचारी बिल्कुल समझ नहीं पाती। एक दिन, बहू, ये क्या बेफिजूल खर्चा करती रहती है? परसों ही तुमने अपने लिए एक साड़ी ली थी और आज फिर से। तुम्हें क्या लगता है पैसे क्या पेड़ पर होते हैं कि जब मन करा तोड़कर सामान ले लिया करा? हैं? वो माँ जी बहुत अच्छी लगी तो ले आई। अच्छी लगी तो ले आई? यहाँ मेरा बेटा अपना खून पसीना एक करके पैसा कमा रहा है और तुम उसी पैसे को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। माँ जी, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही है? मैं आज के बाद कभी शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप मुझसे ऐसा बर्ताव मत कीजिए। इससे पहले कभी आपने मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं डांटा, ये अचानक ऐसा क्यों? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देख बहू, मैंने तेरे साथ जब टिपिकल सास जैसा बर्ताव किया तो तुझे इतना बुरा लगा। सोच, तेरी नई माँ को कैसा लगता होगा जब तू उनके साथ हमेशा ऐसा बर्ताव करती है। तो माँ जी, आपने इतना सब कुछ बस इसलिए किया? आप मुझसे नाराज नहीं हो, गुस्सा नहीं हो? नहीं बहू, मैं तुझसे गुस्सा क्यों होंगी? मैं तो तुझे बस इतना समझाना चाहती हूँ कि अपनी नई माँ से सास जैसा बर्ताव करना बंद कर दे। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तेरे पास आना चाहती है, तुझे समझना चाहती है, वो सच में तेरी माँ बनना चाहती है। तो उनके साथ सास जैसा बर्ताव बंद कर और एक अच्छी बेटी बन। अब बहू को सास की बात समझ में आती है और वो बहू जैसा बर्ताव करती है।